हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका जो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है 7 नंबर चैप्टर है। तो देखिए, वाष्पोत्सर्जन व बिंदु स्राव। पादपों के अंदर जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है? वाष्पोत्सर्जन तथा बिंदु स्राव। वाष्पोत्सर्जन तथा बिंदु स्राव। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो पादप होते हैं उनकी पत्तियों से जो जल के निकलने की प्रक्रिया होती है उसे वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। और बिंदु स्राव यानी पत्तियों के किनारे से पानी बूंदों के रूप में निकलता है उसे क्या बोला जाता है? बिंदु स्राव बोला जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाष्पोत्सर्जन। तो देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना। जल का वाष्प के रूप में पादपों से उत्सर्जित होना। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको परिभाषा क्या ध्यान रखनी है कि वाष्पोत्सर्जन किसे बोला जाता है? जल का वाष्प के रूप में पादप से उत्सर्जित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, अब जो वाष्पोत्सर्जन है वो उत्सर्जित होने के आधार पर कई प्रकार का होता है। एक होता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, एक होता है उपत्वचा वाष्पोत्सर्जन, और एक आपके पाया जाता है वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो ये जो जल है वो पादप के किन किन भागों से निकलता है? अगर वो रंध्रों के द्वारा पत्तियों के किनारों पर जो रंध्र पाए जाते हैं उनसे अगर निकलता है तो उसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। अगर पत्ती की ऊपरी त्वचा से अगर जल निकलता है तो उसे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। और यदि जो गैसीय आदान प्रदान करने के लिए जो रंध्र होते हैं, जो वात, जिन्हें वात रंध्र बोला जाता है। वात किसको बोला जाता है? हवा को। तो हवा के आदान प्रदान के लिए जो पादप की फलों के अंदर या तने के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं उनसे अगर जल का निकलना होता है तो उसे क्या बोला जाता है? वात रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन। तो इस आधार पर जो वाष्पोत्सर्जन है इसको 3 भागों में बांटा गया है। अगर जल है वो पत्ती के निकलेगा रंध्रों से उसे क्या बोलेंगे? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अगर पत्ती हवा वाले रंध्रों से निकलेगा तो उसे बोला वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और अगर वो उपत्वचा से निकलता है तो उसे बोला जाता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। तो हम वाष्पोत्सर्जन के तीनों प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। दूसरा है वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तीसरा है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। तो देखिए 3 प्रकार का वाष्पोत्सर्जन होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि पादप की जो पत्तियों के अंदर रंध्र होते हैं, पत्तियों के किनारों पर जो रंध्र होते हैं वहां से जल का निकलना उसे क्या बोला जाता है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन।
देखिए ये होती है पत्ती, जब इन रंध्रों के द्वारा जल को वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है तो इसे क्या बोला जाता है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो इसमें लिखेंगे पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। फिर अगला आता है वात रंध्र, यानी तने के किनारे पर जो रंध्र पाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? वात रंध्र। तने पर उपस्थित रंध्र। और इनसे क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन होगा। ये क्या होगा? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ये है तना और ये है पत्ती। और तीसरा आता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, यानी देखिए मुख्यतः जो उपत्वचा होती है उस पर क्यूटिकल की परत पाई जाती है। और क्यूटिकल एक ऐसा पदार्थ होता है जो जल के लिए अपारगम्य होता है, लेकिन कभी कभी पादपों की सतह पर उपत्वचा पर जहां पर क्यूटिकल है वो बिल्कुल पतली होती है या उपस्थित नहीं होती है तो वहां से भी पानी निकल सकता है, तो उसे क्या बोला जाता है? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। तो देखिए पत्तियों की उपत्वचा जहां क्यूटिकल अनुपस्थित हो वहां से जल का निकलना उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स।
तो देखिए ये स्टूडेंट्स, ये हमने तीन प्रकार के वाष्पोत्सर्जन देखे। अब हमने देखा था कि पत्तियों की सतह पर, किनारों पर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। तो रंध्र है वो किस स्थान पर पाए जाते हैं, इस आधार पर पत्तियां हैं वो तीन प्रकार की होती है। कुछ पत्तियों में रंध्र है वो ऊपरी सतह पर होते हैं, उन्हें अधित्वचीय रंध्र बोला जाता है। कुछ पत्तियों में रंध्र है वो निचली सतह पर पाए जाते हैं, और कुछ पत्तियों के अंदर रंध्र है वो दोनों सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रंध्रों की स्थिति के आधार पर पत्तियां तीन प्रकार की होती है। रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के प्रकार। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक होता है अधिरंध्री, एक होता है अधोरंध्री, और एक होता है उभयरंध्री। यदि अधि का मतलब होता है नीचे, अधो का मतलब होता है ऊपर, और उभय का मतलब होता है दोनों तरफ। यदि पत्ती में रंध्र है वो केवल निचली सतह पर पाए जाए, ऊपरी सतह पर पाए जाए, रंध्र यदि पत्ती की रंध्र यदि केवल पत्ती की ऊपरी सतह पर पाए जाए तो उसे क्या बोला जाता है, अधिरंध्री पत्ती बोला जाता है। और ऐसा पाया जाता है जलोदभिद पादपों में, जलोदभिदों में। ठीक है, फिर आता है अधोरंध्री, यानी जब रंध्र केवल पत्ती की निचली सतह पर पाए जाए तो उसे बोलेंगे अधोरंध्री। यदि रंध्र केवल पत्ती की निचली सतह पर उपस्थित हो तो इसे क्या बोला जाता है, अधोरंध्री। और ऐसा पाया जाता है द्विबीजपत्री पत्तियों में, द्विबीजपत्री पत्ती में। ठीक है, और तीसरा है उभयरंध्री, यानी पत्ती की जब ऊपरी और निचली दोनों सतह पर रंध्र उपस्थित हो तो उसे उभयरंध्री बोला जाता है। यदि रंध्र पत्ती की यदि रंध्र पत्ती की केवल नहीं, यदि रंध्र पत्ती की दोनों सतह पर, दोनों सतहों पर समान रूप से उपस्थित हो तो इसे उभयरंध्री पत्ती कहेंगे।
और ऐसा पाया जाता है जो भी एक बीजपत्री पत्ती होती है उनके अंदर रंध्र है वो दोनों सतहों पर समान पाए जाते हैं। तो उदाहरण है एक बीजपत्री पत्ती। आया समझ में आपको? तो तीनों पॉइंट ध्यान रखिए। अधिरंध्री, अधोरंध्री और उभयरंध्री। अधि का मतलब होता है ऊपर, यानी जब रंध्र है वो पत्ती में केवल ऊपरी सतह पर उपस्थित हो तो उसे बोला जाएगा अधिरंध्री। अगर रंध्र केवल पत्ती की निचली सतह पर उपस्थित हो तो उसे बोला जाएगा अधोरंध्री। और अगर रंध्र पत्ती के दोनों सतहों पर समान रूप से उपस्थित हो तो उसे बोला जाएगा उभयरंध्री। केवल ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं जलोदभिद पादपों में, केवल निचली सतह पर पाए जाते हैं द्विबीजपत्री पादपों में, और दोनों सतहों पर पाए जाते हैं एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों में। तो तीनों नोट कर लीजिए। तो ये तीन प्रकार की हमने पत्तियों को देखा, अधिरंध्री, अधोरंध्री और उभयरंध्री। अब हम देखते हैं ये जो रंध्र पाए जाते हैं इनकी संरचना है वो किस प्रकार की होती है। तो देखिए रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना।
तो देखिए स्टूडेंट्स, एक रंध्र की संरचना है वो इस प्रकार की होती है जिसमें बीच में पाया जाता है रंध्रीय छिद्र, उसको घेरे हुए दो इस प्रकार की कोशिकाएं रहती है जिन्हें बोला जाता है द्वार कोशिका। और द्वार कोशिका के बाहर की जो कोशिकाएं होती है उनको बोला जाता है सहायक कोशिका। और कुछ ये हरी जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है इन्हें क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। तो इस प्रकार एक रंध्र की संरचना होती है, नोट कर लीजिए। तो देखिए इस प्रकार एक रंध्र की संरचना होती है। ये जो द्वार कोशिका होती है इन्हें रक्षक कोशिका भी बोला जाता है, रक्षक कोशिका। अब देखिए क्या होता है कि ये रंध्र अभी खुला हुआ है, जो इसकी द्वार कोशिका की आंतरिक भित्ति होती है वो होती है मोटी और बाह्य भित्ति है वो पतली होती है। तो देखिए द्वार कोशिका की आंतरिक भित्ति मोटी तथा बाह्य भित्ति पतली होती है। अब देखिए जैसे ही पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो ये कोशिकाएं क्या है, फूल जाएगी और फूल कर ये रंध्र को क्या करेगी, खोल देगी। लेकिन जैसे ही जल की कमी होगी तो ये वापस संकुचित हो जाएगी और रंध्र को बंद कर देगी। तो देखिए इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, रंध्रों के खुलने और बंद होने को क्या बोला जाता है, रंध्रीय गति। यानी जब कोशिका में पानी भरा हुआ हो तो उसे स्फीत कोशिका बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए जब द्वार कोशिका में जब द्वार कोशिकाओं में जल भर जाता है अर्थात कोशिका स्फीत हो जाती है तो ये बाहर की तरफ फूल जाती है और रंध्र खुल जाते हैं और रंध्र खुल जाते हैं। जल की कमी से द्वार कोशिका सिकुड़ जाती है जिसके कारण रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए रंध्र को खुलने और बंद होने का प्रोसेस।
देखिए स्टूडेंट्स, जो रंध्रों के खुलने और बंद होने का प्रोसेस है, इनको रंध्रीय गति बोला जाता है। और रंध्रीय गति के आधार पर कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग मत है वो प्रस्तुत किए, यानी वो उन्होंने अपना अपना सिद्धांत बताया कि किस प्रकार रंध्र बंद होते हैं, किस प्रकार खुलते हैं, यानी कौन से घटक होते हैं जो उनको बंद होने और खुलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आगे नोट करते हैं रंध्रीय गति। रंध्रीय गति, रंध्रों की गति, इसका मतलब क्या है? रंध्र का खुलना और बंद होना ही क्या कहलाता है? रंध्रीय गति। रंध्रों का खुलना तथा बंद होना रंध्रीय गति कहलाता है। ठीक है, तो रंध्रों का खुलना और बंद होना क्या कहलाता है? रंध्रीय गति कहलाता है। और इससे संबंधित पहला जो सिद्धांत दिया गया था वो था मंड शर्करा सिद्धांत। रंध्रीय गति से संबंधित सिद्धांत। रंध्रीय गति को समझाने के लिए जो सबसे पहला सिद्धांत दिया गया था वो था मंड शर्करा सिद्धांत, और ये दिया था जेडी सायरे के द्वारा। तो सबसे पहला सिद्धांत है मंड शर्करा सिद्धांत। यह सिद्धांत जेडी सायरे द्वारा दिया गया। ठीक है, अब देखिए इस सिद्धांत में इन वैज्ञानिक ने क्या बताया? आपको पता है कि जब पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन का निर्माण करता है ग्लूकोज के रूप में, और फिर वो ग्लूकोज पौधों में संचित किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में संचित होता है, या उसे मंड भी बोला जाता है। तो दिन के समय जब अगर पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो कम मिलेगी, तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम मिलने से जो मंड उसके अंदर संचित हुआ है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन में कम हो जाने से उसका पीएच है वो बढ़ जाएगा, और पीएच बढ़ जाने से फलस्वरूप क्या होगा कि जो मंड है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज होने से कोशिका स्फीत हो जाएगी तथा रंध्र है वो खुल जाएंगे। तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार दिन के समय निम्न CO2 सांद्रता पर, दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम क्यों होगी? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा ज्यादा उपयोग कर रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए, लेकिन रात्रि के समय पौधे श्वसन करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, तो पत्तियों को ज्यादा मिल पाएगी। तो देखिए दिन के समय निम्न CO2 सांद्रता पर पीएच मान बढ़ जाता है, पीएच वैल्यू बढ़ जाती है, पीएच मान बढ़ जाता है, जिसके कारण जैसे ही पीएच बढ़ेगा तो भोजन संचित है मंड या स्टार्च के रूप में वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। तो देखिए रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि पौधा भी क्या करता है? उत्सर्जित करता है, जबकि दिन के समय कम होगी तो सांद्रता यानी निम्न CO2 की सांद्रता कम होगी तो पीएच वैल्यू है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण मंड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है तथा रंध्र स्फीत होकर, यानी द्वार कोशिका स्फीत हो जाती है
तथा द्वार कोशिका स्फीत हो जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये सिद्धांत क्या कहना चाहता है? ये सिद्धांत कहता है कि जो पादपों के पत्तियों के रंध्र होते हैं वो दिन के समय खुलते हैं और रात के समय बंद होते हैं। दिन के समय क्यों खुलते हैं? क्योंकि दिन के समय निम्न कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता होती है, पीएच वैल्यू ज्यादा होती है, जिससे मंड है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा, कोशिका स्फीत हो जाएगी और रंध्र खुल जाएंगे। ये सब उसने प्रोसेस बताया और कहने का इसका पूरा सारांश क्या है कि पत्तियों में रंध्र है वो दिन के समय खुले रहते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, और रात्रि के समय वो बंद हो जाते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो ये सबसे पहला सिद्धांत था मंड शर्करा का सिद्धांत, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो अगला सिद्धांत था वो था स्टीवोर्ड की परिकल्पना। देखिए जो स्टीवोर्ड की परिकल्पना है वो इसी का थोड़ा आगे का रूप है, सायरे की परिकल्पना का आगे रूप है। स्टीवोर्ड ने क्या बताया कि सायरे ने तो ये बताया कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज हो गया, बस यहां तक ही। लेकिन स्टीफोर्ड ने बोला कि जब पीएच वैल्यू ज्यादा बढ़ती है तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा और फिर ग्लूकोज में बदल जाएगा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज है वो जल में ज्यादा घुलनशील होते हैं, जिसके कारण द्वार कोशिका का कोशिका द्रव्य बढ़ जाता है, वो फैलकर बाहर की तरफ होती है और द्वार है वो खुल जाते हैं। तो अगला जो सिद्धांत है स्टीफोर्ड का वो सायरे वाले सिद्धांत का ही क्या है आगे क्रम में बताया गया है। तो देखिए स्टीफोर्ड का सिद्धांत, यह सिद्धांत कहता है कि उच्च पीएच मान पर मंड पहले किस में बदलेगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलता है तथा इसके पश्चात ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज में बदलता है। यानी सायरे ने तो क्या बताया कि सायरे ने तो इतना ही बताया कि मंड से क्या बनता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है। लेकिन फिर स्टीवोर्ड ने बताया, स्टीवोर्ड ने कहा कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के बाद ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो किस में बदलता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज के अंदर बदलता है, तथा ये जो दोनों है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज है वो जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। तो देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तथा
ग्लूकोज जल में ज्यादा घुलनशील होते हैं, जिसके कारण द्वार कोशिका में कोशिका द्रव्य बढ़ जाता है तथा द्वार कोशिका बाहर की तरफ खिंच जाती है, जिससे रंध्र खुल जाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए स्टीवर्ड के सिद्धांत को। और इसके बाद जो अंतिम सिद्धांत है वो है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, और ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सिद्धांत पहला तो पॉइंट लिखना, आपको पूछा जा सकता है कि वाष्पोत्सर्जन या रंध्रीय गति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा होता है। तो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है सक्रियम पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, यानी यह है सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। और ये सिद्धांत क्या बोलता है? ये सिद्धांत कहता है कि दिन के समय क्या होगा, पत्तियों में दिन के समय द्वार कोशिका में मेलिक अम्ल बनता है तथा ये मेलिक अम्ल क्या करेगा, मेलिक अम्ल उपस्थित, फिर क्या होगा, मेलिक अम्ल किस में टूटता है,
मेलिक अम्ल है वो दो घटकों में टूटता है, मेलेट प्लस हाइड्रोजन आयन। अब देखो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और द्वार कोशिकाओं के अंदर आएगा पोटेशियम आयन, के प्लस आयन, सहायक कोशिकाओं से आएगा, सहायक कोशिका से आएगा कौन सा, पोटेशियम आयन, और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये दोनों मिलने से क्या बना, पोटेशियम मेलेट बना। और पोटेशियम मेलेट क्या करता है, द्वार कोशिका में परासरण सांद्रता को बढ़ा देता है, द्वार कोशिका की परासरणता को बढ़ा देता है, और बढ़ा देने से क्या होगा, जल का प्रवेश होगा, और द्वार कोशिका क्या होगी, स्फीत होगी, और स्फीत होने से रंध्र खुल जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है इस सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण के द्वारा। यानी दिन के समय द्वार कोशिकाओं में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है, मेलिक अम्ल उपस्थित रहता है, और ये मेलिक अम्ल दो घटकों में टूटता है, एक तो मेलेट में और एक किसके अंदर, हाइड्रोजन आयन के अंदर। हाइड्रोजन आयन तो कोशिका से बाहर निकल जाएगा, और मेलेट किसके साथ जुड़ जाएगा, पोटेशियम आयन के साथ। पोटेशियम कहां से आएगा, हाइड्रोजन आयन तो द्वार कोशिका से बाहर निकलेगा, और पोटेशियम आयन द्वार कोशिका के अंदर आएगा। अब मेलेट और पोटेशियम आयन मिलकर क्या बनाएंगे, पोटेशियम मेलेट बनाएंगे, और ये जो रसायन बनता है ये क्या करता है, द्वार कोशिका की परासरणता को बढ़ा देता है, जिससे जल है वो द्वार कोशिका में ज्यादा प्रवेश करेगा, द्वार कोशिका स्फीत हो जाएगी, फूल जाएगी, और बाहर की तरफ खिसकेगी, तो रंध्र है वो खुल जाएंगे। तो इस रेखा चित्र को बनाइए, फिर मैं इसको पॉइंट के रूप में भी लिखती हूँ। और ये पॉइंट ध्यान रखना, ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत आपको पूछा जा सकता है कि रंध्रीय गति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, उसको समझाइए। तो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत है, वो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, नोट कर लीजिए। तो इसको भाषा के रूप में लिखते हैं, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार दिन के समय द्वार कोशिकाओं में मेलिक अम्ल बनता है, तथा यह मेलिक अम्ल दो भागों में टूटता है, दो भाग कौन कौन से, एक तो मेलेट और एक हाइड्रोजन आयन, मेलेट और हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन को किससे लिखते हैं, H+ से, ठीक है।
हाइड्रोजन आयन, या ऐसा लिख देंगे, ए हाइड्रोजन आयन द्वार कोशिका से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सहायक कोशिका से पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन को किस प्रकार लिखते हैं, K+ से। सहायक कोशिका से पोटेशियम आयन द्वार कोशिका में, द्वार कोशिका में प्रवेश करता है तथा मेलेट के साथ मिलकर, मेलेट के साथ मिलता है। यानी देखिए, मेलेट प्लस मेलेट प्लस पोटेशियम आयन, और मेलेट और पोटेशियम आयन कर मिलकर क्या बनाते हैं, पोटेशियम मेलेट। पोटेशियम मेलेट का क्या काम होगा, यह यौगिक द्वार कोशिका की परासरण सांद्रता को बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें प्रवेश करता है, किसमें, द्वार कोशिका में, जिससे जल द्वार कोशिका में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिका स्फीत हो जाती है तथा रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण वाला सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स ये हमारे था वाष्पोत्सर्जन। उसके बाद अगला जो पॉइंट बचता है आपके वो है बिंदु स्राव। तो देखिए बिंदु स्राव किसे बोला जाता है। देखिए पादप की जो पत्ती होती है, पत्ती के अंदर जो शिराएं पाई जाती है, ये पत्ती है,
देखिए पत्तियों के अंदर आपने इस प्रकार का विन्यास देखा होगा, ये क्या कहलाती है, सिराएं और सिरिकाएं। इन सिराओं के किनारे पर कुछ छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, छोटे जो छिद्र होते हैं वहां से पानी है वो बूंदों के रूप में निकलता है, उसे क्या बोला जाता है, बिंदु स्राव। तो देखिए छिद्र, ये है सिराएं, तो बिंदु स्राव किसे बोलेंगे, पत्तियों की सिराओं के किनारे पर उपस्थित छिद्रों द्वारा जल का बूंदों के रूप में स्राव होना बिंदु स्राव कहलाता है। स्राव होना बिंदु स्राव कहलाता है, ठीक है। और बिंदु स्राव कब होगा, जब पौधा पानी को बहुत ज्यादा अवशोषित कर लेगा और वाष्पोत्सर्जन कम होगा, तो पौधे में पर्याप्त जब पानी पड़ा रहेगा तो पर्याप्त पानी पड़े रहने से क्या होगा, बिंदुओं का क्या होगा, बिंदुओं के रूप में जल का स्राव होगा। तो देखिए पादप की जड़ों द्वारा जल का अधिक अवशोषण होने तथा वाष्पोत्सर्जन की दर कम होने की स्थिति में बिंदु स्राव होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए बिंदु स्राव का पॉइंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिंदु स्राव के बाद एक जो आपके लास्ट पॉइंट है रस स्राव। तो देखिए रस स्राव क्या होता है, हम देखते हैं कि पादप के किसी कटे हुए भाग से, सिरा से कुछ रस जैसा लिक्विड पार्ट निकलता है, उसे क्या बोला जाता है, रस स्राव। और आपने देखा होता है जो रबड़ के पादप में दूध के जैसा जो पदार्थ निकलता है उसे क्या बोला जाता है, लेटेक्स बोला जाता है, और उससे रबर बनाया जाता है। तो देखिए पादप के किसी कटे भाग से द्रव पदार्थ का स्राव रस स्राव कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रबर के पादप से निकला द्रव लेटेक्स कहलाता है, या इसे सीर भी बोलते हैं, लेटेक्स कहलाता है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना, लेटेक्स या सीर किसे बोला जाता है, रबड़ के पादप से जो
द्रव पदार्थ निकलता है जो रस स्राव होता है उसे क्या बोला जाता है? लेटेक्स या सीर। और रस स्राव किसे कहते हैं? पादप के किसी भी कटे हुए भाग से द्रव पदार्थ का जो स्राव होता है उसे क्या बोला जाता है? रस स्राव बोला जाता है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स आपके ये वाष्पोत्सर्जन बिंदु स्राव वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।